कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह में भाग रहा होता है। उसके पीछे एक हॉर्न्ड रैबिट पड़ा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया या ये उसके पीछे क्या चीज लगी हुई है। सब कुछ उसे एकदम अचानक और अजीब लगता है। वो खुद से सोचता है कि ये कैसा क्रीचर है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उस क्रीचर को पहचान कर बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न्ड रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये आवाज क्या है, लेकिन डर के मारे वो उससे कहता है कि कहीं मत जाना। तभी वो रैबिट अचानक उस पर छलांग लगाता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह बच जाता है और उल्टा उसी के ऊपर गिरकर उसे कुचल देता है, जिससे वो मर जाता है। उधर दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक एल्फ गर्ल पेड़ों के बीच से गुजर रही होती है। तभी एक अननोन मेल वॉइस उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है कि ईस्ट की तरफ बढ़ती रहो, क्योंकि वहां उसके लिए कुछ बहुत कीमती इंतजार कर रहा है। इधर हिबिकी हॉर्न रैबिट से बचकर थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि वो कहाँ है या वो आवाज क्या थी। ऊपर से जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता, जिससे किसी को कॉल करने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो खुद को समझाता है कि वो आवाज असली नहीं थी, बस उसका वहम था। उसे हल्की भूख लगती है और वो सोचता है कि हॉर्न रैबिट को खा ले, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो खाने के लिए सेफ है या नहीं। तभी वो आवाज फिर से बोलती है और बताती है कि हॉर्न रैबिट एक्चुअली एक बढ़िया डेलिकेसी है जो स्ट्यू में बहुत टेस्टी लगता है। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि अभी के लिए इसे साथ ले जाना ही सही रहेगा, भले ही उसे ये आइडिया थोड़ा गंदा लगे। अब वो उस अजीब आवाज के बारे में सोचने लगता है और नोटिस करता है कि वो तभी बोलती है जब वो कुछ पूछता है। तो वो टेस्ट करने के लिए रैंडम चीजों के बारे में पूछने लगता है, जैसे उसका बैकपैक, और आवाज जवाब देती है कि ये एक बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार आवाज उसे क्लियर और एक्यूरेट जवाब देती है। ये देखकर हिबिकी सोचता है कि क्या ये आवाज उसके बारे में भी बता सकती है। तो वो पूछता है और अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं। वो ध्यान से देखता है, उसका नाम और एज सब सही होता है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसमें उसका जॉब अप्रेजर प्रोविजनल लिखा होता है, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही जी रहा था। फिर वो आवाज से पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये बात बिल्कुल फेयर नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा बेहतर तब होता है जब वो देखता है कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स हैं। उसे एक्सपर्ट स्किल इंटरेस्टिंग लगती है और वो तुरंत उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना आसान रहेगा, लेकिन आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है। हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल ट्राई करता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि ये असली मैप नहीं है, बल्कि बस वो रास्ता दिखा रहा है जो वो पहले ही चल चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरे टाइम गोल गोल घूम रहा था। ये समझने के बाद वो उसी को गाइड की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। शाम होते होते उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो थोड़ा जल्दी करता है और सीधे रोड पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही हिबिकी उठकर बैठता है, वो अजीब सी वॉइस अनाउंस करती है कि उसने अभी अभी कास्ट अवे इन एन आई स्काई नाम का टाइटल ऑन किया है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक कहीं से एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में गिरा देता है। हिबिकी शॉक में इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि पास की एक चट्टान पर खड़ी एक एल्फ गर्ल ने यह किया है। उससे बात करने से ठीक पहले वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है, ताकि वो इस दुनिया की भाषा समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वो अपना नाम एमालिया बताती है। हिबिकी उसके कान देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल एल्फ जैसी लग रही है, तो वो कैजुअली बोल देता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया, लेकिन एमालिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। फिर वो पूछती है कि वो मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, और हिबिकी बस इतना कहता है कि वो अचानक ही वहां आ गया, जिसे सुनकर एमिलिया हैरान रह जाती है। तभी वॉइस एमिलिया का फुल अप्रेजल करती है और हिबिकी ये जानकर दंग रह जाता है कि वो सच में एक रियल एल्फ है। और जब वो उसके स्टैट्स देखता है तो उसे और भी शॉक लगता है कि उसकी उम्र एक्चुअली 56 साल है। एमिलिया उसे समझाती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो खुले मैदान का रूप ले लेता है। ये सीधे अटैक नहीं करता, बल्कि लोगों को भटकने देता है, और जब वो थक जाते हैं तब उन्हें खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को समझ आता है कि वो कितना करीब था मरने के। एमिलिया फिर उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से काफी अच्छा हैंडल किया, क्योंकि वो सोच रही थी कि हिबिकी करीब 10 साल का है। लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो 16 का है, तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उम्र का कोई इतना छोटा दिख सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगाते हैं,
जहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र में ही इंसान अडल्ट माना जाता है। डिनर में वो हॉर्न रैबिट खा लेते हैं और फिर हिबिकी इमीलिया से पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ये सुनकर इमीलिया इतनी शॉक हो जाती है कि अपनी चाय सीधा उसके चेहरे पर उगल देती है। फिर वो माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि वो हब्रास्टिया किंगडम में है। हिबिकी कहता है कि उसे कैसे पता होगा, वो तो जापान से आया है। लेकिन इमीलिया ने कभी जापान का नाम भी नहीं सुना होता, जिससे हिबिकी को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। इमीलिया सोचती है कि वो अपने घर से इतना दूर आकर अकेला महसूस कर रहा होगा, तो वो उसे बोलती है कि वो उसे कल सिटी ले जाएगी और हिबिकी ये सुनकर थैंकफुल हो जाता है। जब हिबिकी सो जाता है, इमीलिया उसे देखती रहती है और सोचती है कि शायद वही वो प्रेशियस चीज है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था, और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। हिबिकी अपने पास्ट लाइफ का सपना देखने लगता है, जहां वो अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों अमीन, क्योयुको और टेकी के साथ एक डाइनर में बैठा होता है, जहां अमीन काम करता है। ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे, भले वो हमेशा उसकी हाइट का मजाक उड़ाते रहते थे। फिर उसका सपना बदलता है और उसे याद आता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। समर ब्रेक से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वो क्लास में जाने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वो यहां पहुंच गया। सपना टूटता है, वो उठता है और अपना फोन चेक करता है, ये सोचते हुए कि उसके दोस्त अभी कितने परेशान हो रहे होंगे। फिर हिबिकी आसमान की तरफ देखता है और उसे ऊपर कुछ हरे रंग की ग्लोइंग शेप्स तैरती हुई दिखाई देती हैं। वॉइस उन्हें चेक करके बताती है कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अमीलिया ने एरिया को सेफ रखने के लिए लगाया है। ये सुनकर हिबिकी मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है और वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। फिर वो अपनी सिचुएशन समझने के लिए वॉइस से पूछता है कि अप्रेजर प्रोविजनल होने का मतलब क्या है। वॉइस समझाती है कि ये एक जॉब है जो उसे गॉड ने असाइन की है, जिसकी रेयरिटी रैंक बी है, और इसके साथ उसे अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट के एबिलिटीज और ट्रेट्स जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि अभी सो जाना ही बेहतर है। अगली सुबह अमीलिया उठती है और सोचती है कि उसने कैसे कल हिबिकी को बचाया और उसके साथ रात बिताई। तभी थोड़ी देर बाद हिबिकी भी उठ जाता है और दोनों लोवेल नाम के पास की टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते हुए अमीलिया उसे बताती है कि वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेंगे और रास्ते में मॉन्स्टर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे सेफ रखेगी। वो हैरान होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को सेंस कर पा रहा है और हिबिकी बताता है कि ये सब उसके वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर अमीलिया चौंक जाती है, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रेयरिटी AAA है, लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वो अप्रेजर प्रोविजनल है तो वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होती और उसे मजाक जैसा लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप स्किल इतना खास क्यों है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बस वही दिखाता है कि वो कहाँ जा चुका है और आसपास कोई मॉन्स्टर है या नहीं। लेकिन अमीलिया हैरान रह जाती है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये स्किल सर्वाइवल के लिए कितनी यूजफुल है। तभी हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि आसपास कोई खतरा है क्या, तो उसे पता चलता है कि पास में एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। ये सुनते ही अमीलिया एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये रैबिट बहुत रेयर होता है और इसे बेचकर 200 गोल्ड कॉइन्स तक मिल सकते हैं। वो तुरंत हिबिकी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे सीधे वहां ले चले। दोनों दूर से उस रैबिट को ट्रैक करते हैं और अमीलिया अपनी मैजिक से उनकी आवाज और स्मेल छुपा देती है ताकि रैबिट उन्हें डिटेक्ट न कर सके। हिबिकी ये देखकर काफी इंप्रेस्ड होता है और अमीलिया को अमेजिंग कहता है, लेकिन अमीलिया उल्टा उसे अमेजिंग बताती है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है और कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे पाकर लकी महसूस करेगी, क्योंकि अप्रेजल एक नॉन कॉम्बैट जॉब है, तो अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता तो वो पीछे रहकर सपोर्ट देता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ते। अमीलिया खुद हिबिकी के साथ पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने स्किल्स दिखाएगी ताकि हिबिकी खुद उसे इनवाइट करे। वो अपना बो उठाती है और निशाना लगाने लगती है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास एरो ही नहीं है। तब अमीलिया बताती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है, यानी वो हवा से एरोज बना सकती है। वो एक स्पिरिट एरो बनाकर रैबिट पर चलाती है, लेकिन रैबिट आखिरी पल में डॉज कर देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। अमीलिया सोचती है कि अब उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास एस्केप स्किल है जिससे वो तेजी से अटैक्स डॉज कर सकता है। लेकिन जैसे ही हिबिकी को पता चलता है कि अटैक करते समय वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर सकता, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमीलिया को साफ शॉट मिल सकता है। अमीलिया को यह प्लान थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन हिबिकी उसे भरोसा दिलाता और कहता है कि उसने अप्रेजल में देखा है कि ये रैबिट ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जब वो रैबिट खुले में आता है, तभी अचानक उसके सामने जमीन से एक पत्थर की दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी नजर हिबिकी पर पड़ती है, जो एक पत्थर पर लेटा हुआ होता है, और वो बिना सोचे समझे उसी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, एमिलिया परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना निशाना सेट करती है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देती है। एमिलिया खुद हैरान रह जाती है कि ये प्लान सच में काम कर गया, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ स्टोन वॉल्स बनाकर उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे और उसे सीधा हिबिकी की तरफ जाता है। लेकिन इसका यह भी मतलब था कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस समझ लिया था। तभी वो इस हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल्स लेवल अप हो गए हैं, जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फाइनल हिट तो एमिलिया ने किया था।
इमिलिया उसे समझाती है कि उसने पूरे टाइम अप्रेजल स्किल का यूज किया, स्ट्रैटेजी बनाई और खुद को बेट के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए उसका भी बराबर कंट्रीब्यूशन था और उसे लेवल अप मिलना ही था। इसी बीच स्वर्ग में वो गॉड जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये अभी सिर्फ ट्यूटोरियल है, असली सफर तो अभी बहुत लंबा बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरर गिल्ड में, जहां आईविल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, लेकिन आईविल बोलती है कि उसने अपनी पहली क्वेस्ट पहले ही चुन ली है, वो किसी बहुत खास चीज की तलाश में जा रही है। इस बीच हिबिकी और इमेलिया रॉयल टाउन पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही इमेलिया तुरंत हिबिकी के ऊपर एक क्लोक डाल देती है, क्योंकि उसके कपड़े इतने अलग दिख रहे होते हैं कि लोग बेवजह घूरने लगते हैं और वो अनवांटेड अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहती। वो सोचती है कि क्रिस्टल रैबिट का हॉर्न बेचने के बाद पैसे मिल जाएंगे तो हिबिकी के लिए प्रॉपर कपड़े खरीद लेगी। इमेलिया अंदाजा लगाती है कि उन्हें करीब 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं, जो आर्मर और नए वेपन्स लेने के लिए भी काफी होंगे। हिबिकी को पता ही नहीं होता कि गोल्ड कॉइन की वैल्यू क्या है, तो वो अपना स्टेटस चेक करता है और उसमें दिखता है कि ये गोल्ड कॉइन लगभग 10,000 येन के बराबर है। ये सुनकर वो सच में चौंक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। इमेलिया उसे चिंतित होकर देखती है और कहती है कि सिटी में रहते हुए उसे इतना क्लूलेस बिहेव करना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे लोगों का फायदा उठाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर हिबिकी को और भी यकीन हो जाता है कि इमेलिया के शायद कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद इमेलिया उसे एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है और अंदर मौजूद एडवेंचरर्स उन्हें देखते ही मजाक में मान लेते हैं कि इमेलिया ने बेबी सिटिंग जॉब पकड़ ली है। इमेलिया तुरंत बोलती है कि दिखने में चाहे ऐसा लगे, लेकिन हिबिकी असल में अडल्ट है और रजिस्टर्ड भी है। उस ग्रुप का लीडर सबको कहता है कि नए आदमी को तंग करना बंद करो, और बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर इमेलिया हिबिकी को बताती है कि उनकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट जूल के पास जाते हैं। इमेलिया बताती है कि उनके पास बेचने के लिए आइटम है और उनसे एक रूम तैयार करने को कहती है। वहीं हिबिकी जूल के कैट ईयर्स को घूरता ही रह जाता है। उसे समझ आता है कि वो शायद बीस्ट फोक है और वो पूरी तरह फैसिनेटेड हो जाता है। फिर सब गिल्ड मास्टर से मिलने बैठते हैं और जैसे ही हिबिकी उसे देखता है, वो उसकी जबरदस्त मस्कुलर बॉडी देखकर दंग रह जाता है। गिल्ड मास्टर अचानक नाटकीय अंदाज में अपनी शर्ट फाड़ देता है और खुद को डेलियार्ड बताता है। हिबिकी को उसके मसल्स पर इतना एक्साइटेड होते देख इमेलिया की पेशेंस खत्म होने लगती है, तो वो दोनों पर आइस कोल्ड पानी का ब्लास्ट मार देती है, जिससे दोनों तुरंत होश में आ जाते हैं। इसके बाद सब बैठते हैं और जूल खुद को रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। फिर इमेलिया से पूछती है कि वो क्या बेचना चाहती है। इमेलिया क्रिस्टल हॉर्न सामने रख देती है और डेलियार्ड उसे देखकर क्लियरली इंप्रेस्ड होता है। वो कहता है कि ये 3 साल पहले वाले से भी बड़ा है। थोड़ा सोचने के बाद वो 400 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देता है। ये सुनकर हिबिकी खुश हो जाता है, क्योंकि ये इमेलिया के अंदाजे से 2 गुना है। लेकिन उसके पूरी तरह चौंकने के लिए इमेलिया कहती है कि वो 800 गोल्ड कॉइन से कम कुछ नहीं लेगी, क्योंकि 3 साल पहले जो हॉर्न उन्होंने बेचा था वो 200 गोल्ड कॉइन्स में गया था और ये वाला उससे 3 गुना बड़ा है। दोनों कुछ देर तक प्राइस को लेकर आगे पीछे करते रहते हैं और आखिरकार डेलियार्ड मजबूरी में 700 गोल्ड कॉइन्स पर मान जाता है, जिससे इमेलिया खुश हो जाती है। लेकिन तभी जूल का मूड अचानक बदल जाता है और वो काम रहते हुए भी डराने वाला प्रेशर डालते हुए डेलियार्ड को याद दिलाती है कि उसने जो प्राइस माना है वो गिल्ड के बजट से काफ़ी ऊपर है, इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट सीधे उसकी सैलरी से काट लेगी। ये सुनकर डेलियार्ड का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बाद में हिबिकी अकेला गिल्ड में बैठा होता है, तभी उसका स्टेटस सपोर्ट बताता है कि उसकी ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप होने की कंडीशंस पूरी हो गई हैं। हिबिकी को अभी तक समझ ही नहीं आता कि ट्यूटोरियल है क्या, तो स्टेटस सपोर्ट डेफिनेशन खोलकर बताता है कि ये स्किल उन लोगों को मिलती है जिनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं और इसके जरिए उन्हें गॉड से गाइडेंस मिलती है ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स सीख सकें। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि अब तक वो जितना भी बचा है सब गॉड की वजह से है और वो मन ही मन उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी एक आवाज़ जवाब देती है कि थैंक्स अप्रिशिएट किए गए। हिबिकी को लगता है वो इमेजिनेशन है, लेकिन गॉड सीधे उसके दिमाग में बात करते हुए बताते हैं कि वही उसे इस दुनिया में लाए थे। हिबिकी हैरान हो जाता है कि वो उनसे ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और गॉड बताते हैं कि ये हमेशा नहीं हो सकता, बस कभी कभी ही होता है। वो कहते हैं कि अब आगे सब कुछ हिबिकी के हाथ में है, वो कैसे जीता है और कैसे सर्वाइव करता है, और इतना कहकर गुड बाय बोल देते हैं। हिबिकी जल्दी जल्दी ढेर सारे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। स्टेटस सपोर्ट फिर बताता है कि लेवल बढ़ने के बाद गाइड द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट अब खत्म होने वाली है। हिबिकी सोचता है गाइड कौन है, तभी हिमालय उसके पास आकर उसे बुलाती है। उसी समय मैट्रे हिमालय को एक लेटर देती है और बताती है कि उसे डेजिग्नेटेड रिक्वेस्ट मिली है। हिमालय पढ़कर हिबिकी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे तुरंत टाउन छोड़ना होगा और इस बार भी वो उसे साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये रिक्वेस्ट उसके होम टाउन से आई है और वो इसे मना नहीं कर सकती। ये सुनते ही हिबिकी समझ जाता है कि गाइड असल में हिमालय ही थी।
इसी दौरान हाइवल एक डंजन के अंदर गहराई में उसी चीज को ढूंढ रही होती है जिसे वो लंबे समय से तलाश रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। अचानक उसे अंदाजा होता है कि वो कहाँ हो सकती है और वो तुरंत उस दिशा में बढ़ जाती है। दूसरी तरफ इमालिया चुपचाप सोच रही होती है कि हिबिकी अकेले ठीक रहेगा या नहीं, और हिबिकी उसे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो एडवेंचरर बनने का प्लान कर रहा है। उसे पता चला है कि नॉन कॉम्बिटेंट्स के लिए भी क्वेस्ट्स होती हैं और वो इस आइडिया से जेन्युइनली एक्साइटेड है। हिबिकी ये भी मानता है कि इमालिया ने उसके लिए अब तक बहुत कुछ किया है और वो उस पर और बर्डन नहीं बनना चाहता। आखिर अलग होने का समय आता है तो इमालिया उसे बताती है कि वो उसी इन में रह सकता है जहां वो ठहरी हुई थी। फिर मैप उसके हाथ में देकर निकलने लगती है। जाने से पहले हिबिकी कहता है कि वो क्लोक वापस करना चाहता है, लेकिन इमालिया कहती है कि इसकी चिंता मत करो, इसे पार्टिंग गिफ्ट समझ लो। तभी हिबिकी कहता है कि अभी शायद उसे इसकी उससे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी शर्ट का बटन अभी अभी टूट गया है। इमालिया शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो सीधे एवर से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। तभी पास खड़ा एक नाइट पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है और इमालिया जवाब देती है कि उसे अचानक शॉर्ट नोटिस पर अपने घर वापस जाना है। अमालिया आइविल को उठने में मदद करती है और आइविल पूछती है क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंटी यानी फेयर नोट किंगडम है। एमालिया हाँ में जवाब देती है तो आइविल मुस्कुराकर कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस है क्योंकि वो भी वहीं जा रही है। दूसरी तरफ एमालिया के जाने के बाद से हिबिकी ज्यादातर समय बस सोते हुए ही बिता रहा है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी है और अभी तक उसे अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जाने का कोई तरीका नहीं मिला। ऊपर से गॉड भी पिछली बातचीत के बाद से उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जिससे वो सच में सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया था। तभी अचानक इन चलाने वाली तानिया उसके कमरे में आती है और कहती है कि वो उसके लिए वरीड थी क्योंकि वो आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए नीचे नहीं आया। हिबिकी कहता है कि वो ठीक है। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती है और बताती है कि डिनर जल्दी तैयार होने वाला है। हिबिकी कहता है वो अभी आता है। उसके जाने के बाद हिबिकी पर प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हैं वो हॉर्न बेचने से मिले थे, यानी जल्द ही उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अपने स्टैट्स देखकर वो सोचने लगता है कि वो आखिर किस काम का है। स्टेटस सपोर्ट उसके नंबर्स दिखाती है और वो खास अच्छे नहीं होते, इसलिए स्टेटस उसे सोलो कॉम्बैट से दूर रहने की सलाह देती है। हालांकि वो ये भी बताता है कि उसने कुछ टेक्निकल स्किल्स हासिल की हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक शामिल है। हिबिकी को मेडिकल बुक इंटरेस्टिंग लगती है तो स्टेटस बताता है कि वो इसके पेजेस पढ़कर नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर हायर लेवल चाहिए तो उसे हर पेज पढ़ना होगा और शुरू करने के बाद बीच में रुक नहीं सकता। हिबिकी पहले थोड़ा चौंकता है लेकिन फिर भी इसे शुरू करने का फैसला करता है। जैसे ही वो मेडिकल बुक पढ़ना शुरू करता है अचानक ढेर सारी नॉलेज एक साथ उसके दिमाग में भरने लगती है, जिससे वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। इसी दौरान आइविल और एमालिया एल्फ काउंटी की तरफ बढ़ते रहते हैं और एमालिया बताती है कि वो बार बार हिबिकी के बारे में सोच रही है और उसे लेकर वरिड है कि वो ठीक रहेगा या नहीं। आइविल मजाक में मान लेती है कि शायद उसे उससे फीलिंग्स हो गई हैं, लेकिन एमालिया तुरंत मना कर देती है। कहती है कि वो अभी अभी उससे मिली है और वो उससे लगभग 40 साल छोटा है। तभी आगे खड़ी एक मेड एमालिया को आवाज देती है और उसे देखते ही एमालिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है। एमालिया बताती है कि ये स्टेलिया है, उनकी चीफ मेड। फिर एमालिया स्टेलिया से आइविल का परिचय कराती है और आइविल एक्साइटेड होकर एमालिया से पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट करती है। एमालिया अपनी पहली पार्टी रिक्वेस्ट सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन स्टेलिया का चेहरा देखकर लगता है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद आखिरकार हिबिकी मेडिकल बुक की पूरी नॉलेज अब्सॉर्ब कर लेता है। वो पूरी तरह थका हुआ दिखता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे शॉपिंग भी करनी है, इसलिए वो आर्मर लेने के लिए आर्मरी की तरफ निकल पड़ता है। बाहर निकलकर हिबिकी एक पल रुकता है और मानता है कि मेडिकल बुक की सारी नॉलेज एब्जॉर्ब करना सच में बेहद मुश्किल था। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में स्किल सीखना आसान नहीं है और हर स्किल को सीखने का तरीका अलग अलग होता है। वो ये भी महसूस करता है कि स्टेटस सपोर्ट के बिना वो पूरी तरह खो गया होता, इसलिए वो तय करता है कि अब वो उसे सिर्फ स्टेटस नहीं बुलाएगा और उसे सोपो नाम देता है क्योंकि ये बोलने में आसान है। जब वो काम ढूंढने गिल्ड पहुंचता है तभी एक बुरी तरह घायल एडवेंचरर को अंदर लाया जाता है और हिबिकी ध्यान से देखता है तो पहचानता है कि ये वही आदमी है जिससे वो पहले मिला था। उसका साथी घबराकर चिल्लाता है कि उसे सिल्वर रूबी वुल्फ ने बुरी तरह घायल कर दिया है और डेलियार्ड ही ब्लीडिंग रोक सकता है, लेकिन तभी वो खुद लड़खड़ाता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे घायल आदमी की टांग से खून फिर से तेजी से बहने लगता है। जूल बताती है कि डेलियार्ड अभी टाउन में नहीं है, लेकिन वो किसी और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथी कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कर सकते थे सब कर लिया, अब शायद कुछ काम नहीं आएगा। हिबी की हालात देखकर समझ जाता है कि ब्लीडिंग तुरंत रोकनी होगी। उसे याद आता है कि उसने मेडिकल बुक की नॉलेज ली है, इसलिए शायद वो कुछ कर सकता है। वो आगे बढ़कर कहता है कि उसे देखने दें क्योंकि उसके पास मेडिकल स्किल है। सोपो जल्दी से जांच करती है और बताती है कि उस आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो डेथ पॉइजन से इन्फेक्टेड है और उसके 2 लिम्स जा चुके हैं, इसलिए इलाज के लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों टेक्निक्स चाहिए।
हिबिकी सोचता है ये आसान होगा, लेकिन तुरंत समस्या सामने आती है। पूरे ट्रीटमेंट के लिए 650 मैना पॉइंट्स चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 56 है। उसे समझ आता है कि नॉलेज होने का कोई मतलब नहीं अगर उसके पास माना ही नहीं है। तो वो सोचने लगता है क्या करे। तभी सोपो सुझाव देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे, जिससे आसपास के लोग एग्रीमेंट करके अपना माना हिबिकी को ट्रांसफर कर सकते हैं। आसपास मौजूद सभी लोग बिना झिझक कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं और अपना माना उसे देने लगते हैं। माना मिलने के बाद हिबिकी पहले हाइपर क्योर इस्तेमाल करता है, जिससे पॉइजन पूरी तरह शरीर से निकल जाता है। फिर परफेक्ट हील करता है और चमकदार नीली रोशनी की बीम निकलती है। कुछ ही पलों बाद एडवेंचरर जमीन पर लेटा होता है और उसके दोनों लिम्स पूरी तरह रिस्टोर हो चुके होते हैं। हिबिकी राहत की सांस लेता है कि वो सफल हो गया, लेकिन तुरंत बात खुद गिर पड़ता है। बेहोशी में उसे अपनी पुरानी दोस्त अमाने दिखाई देती है, जो उसे कह रही होती है कि बिना सोचे समझे दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी है, खासकर तब जब कोई साफ गोल या रिवॉर्ड भी नहीं है। वो उसे समझाती है कि हर बार कोई उसे बचाने के लिए आसपास होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसे अब ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी हिबिकी झटके से होश में आता है और सोपो बताती है कि उसके स्किल्स और लेवल्स काफी बढ़ गए हैं। जूल उसके पास आती है और उसे पहले वाले आदमी को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि वो असल में उसका छोटा भाई जेड है। हिबिकी हैरान हो जाता है क्योंकि जेड ह्यूमन है और वो नहीं, तो जूल समझाती है कि उनकी मदर्स अलग अलग हैं। ये बात छोड़कर हिबिकी कहता है कि उसे थैंक्स मत दो, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि आसपास के लोगों ने अपना माना उसे दिया था। जूल मानती है कि ये सही है, लेकिन ये भी कहती है कि अगर हिबिकी वहां नहीं होता तो जेड मर जाता, इसलिए वो दिल से उससे ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करने को कहती है। इसके बाद जूल बताती है कि उसने इस पूरे इंसिडेंट पर गैग ऑर्डर लगा दिया है, क्योंकि हिबिकी का हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों इस्तेमाल कर पाना पूरी तरह अनहर्ड है, और अगर ये बात फैल गई तो कोई ना कोई उसे प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। इसलिए जूल सुझाव देती है कि हिबिकी किसी पार्टी में शामिल होने पर विचार करे, क्योंकि फ्रेंडली कॉम्बैटेंट्स के साथ रहना उसके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। हिबिकी कुछ देर सोचता है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता, क्योंकि उसे नहीं पता वो इस सिटी में कितने समय तक रहेगा और वो किसी और पर ये बर्डन नहीं डालना चाहता। वो मानता है कि भरोसा करने के लिए लोग होना अच्छा होगा, लेकिन उसे डाउट है कि ये काम करेगा क्योंकि वो नॉन कम्बैटेंट है। तब जूल उसे दूसरा ऑप्शन बताती है कि वो सिंपली एक बॉडीगार्ड हायर कर सकता है। सीन बदलता है और एक सेल के अंदर एक वुल्फ मैन एक छोटी लड़की के पास बैठा होता है और वो ऐलान करता है कि जो भी उस पर हाथ डालने की कोशिश करेगा वो उसे चीर के रख देगा। अगले दिन हिबिकी बॉडीगार्ड हायर करने के लिए डेब्बी कंपनी पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ओनर अजाराथन डेब्बी से होती है। लेकिन जैसे ही डेब्बी को हिबिकी की प्रॉपर झलक मिलती है, वो तुरंत उस पर फिदा होने लगता है, क्योंकि उसे उसके अंदर से पैसों की खुशबू आ रही होती है। दरअसल उसके पास एक स्पेशल स्किल है, जिससे वो उन लोगों से प्लेजेंट सेंट महसूस कर सकता है जो या तो ऑलरेडी वेल्दी हैं या जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। फिर हिबिकी को कई मसल हेड बॉडीगार्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको रिजेक्ट कर देता है। स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी के पास इनफ एमपी ही नहीं है। असल में हिबिकी मेडिकल बुक की हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल्स यूज करना चाहता है, और उसके लिए हाई मना वाला बॉडीगार्ड चाहिए। डेब्बी कहता है कि और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तभी हिबिकी को गॉड से एडवाइस मिलती है कि वो खुद जाकर ढूंढे, और जब डेब्बी उसे अगले कैंडिडेट्स की तरफ ले जा रहा होता है, तभी हिबिकी साइड में एक डार्क कॉरिडोर नोटिस करता है। डेब्बी बताता है कि उधर कुछ ऑप्शंस तो हैं, लेकिन वो रेगुलर वर्क या कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं है। वो अपने होम वापस नहीं जा पाए, इसलिए उसने उन्हें बस रहने दिया है। हिबिकी को लगता है शायद वो भी उसकी तरह सिचुएशन में हो, तो वो डेब्बी से उधर ले जाने को कहता है। अंदर पहुंचकर हिबिकी देखता है कि एक वुल्फ बीस्टमैन एक छोटी लड़की की गार्ड कर रहा है। वो पूछता है इन्हें बंद क्यों किया गया है। तब डेब्बी बताता है कि बीस्टमैन उस लड़की को बचाने के लिए रैम्पेज पर चला गया था। लड़की में मैजिकल एबिलिटीज हैं, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए उसकी पावर्स बिना वार्निंग के बर्स्ट हो जाती हैं। हिबिकी दोनों को अप्रेज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ स्टैट्स हिडन मिलते हैं। तब सोपो बताती है कि उनके स्टैट्स फाल्सिफाइड हैं और उसे गॉड द्वारा दी गई एक्सपर्ट आई स्किल यूज करनी चाहिए। हिबिकी एक्सपर्ट आई से फिर अप्रेजल करता है और पता चलता है बीस्टमैन का नाम क्लॉड है और वो लेवल 55 का हीरो है। लड़की का नाम लिलियन है और उसके पास रेजिंग सेंचुअरी स्टेट्स है, जिसका मतलब उसकी सोल सीधे गॉड्स के रियल्म से कनेक्टेड है। हिबिकी सोचता है और समझता है कि दोनों के पास प्लेंटी एमपी है, लेकिन उसे डाउट होता है कि क्या वो एक हीरो और सेज को साथ ले जा सकता है। तभी गॉड उसे बोलता है कि जो करना है करो। इसके बाद सोपो उसे रिलीफ मेजर नाम की टेक्निकल स्किल यूज करने को कहती है। रीजन ठीक से नहीं बताती, लेकिन हिबिकी सोचता है शायद ये क्लॉड पर लगे कर्ज को हटाने के लिए है। आखिर हिबिकी डिसाइड करता है कि वो दोनों को परचेज करेगा, और ये सुनते ही डेब्बी खुशी से चिल्ला उठता है, क्योंकि हिबिकी से आने वाली फॉर्च्यून की खुशबू अब पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है।
उसके बाद हिबिकी क्लॉड और लिलियन को लेकर एक ओपन फील्ड में जाता है और क्लॉड तुरंत सोचने लगता है कि आखिर वो दोनों के साथ क्या करने वाला है, लेकिन हिबिकी उसे कैल्म रहने को कहता है और बताता है कि वो एक्चुअली उसे हील करने आया है। ये सुनकर क्लॉड पूरी तरह स्टन रह जाता है। हिबिकी लिलियन से कहता है कि इस प्रोसेस के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। क्लॉड को शक होता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, लेकिन लिलियन उसे चुप कराते हुए कहती है कि पूरी जिंदगी वही उसे प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए इस बार वो उसे बचाना चाहती है। हिबिकी लिलियन को समझाता है कि परफेक्ट हील एक्टिवेट करने के लिए उसे उसकी एमपी का बड़ा हिस्सा चाहिए और पहले कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा। लिलियन बिना हेजिटेशन के एग्री कर जाती है और तुरंत अपनी एमपी ट्रांसफर कर देती है, जिससे हिबिकी परफेक्ट हील टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल क्लॉड के मिसिंग लिम्स पूरी तरह रिस्टोर हो जाते हैं और उसके सारे घाव ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये देखकर लिलियन खुशी से दौड़कर क्लॉड को टाइट हग कर लेती है और क्लॉड हिबिकी को दिल से थैंक्स करता है, कहते हुए कि कुछ देर पहले तक वो कितना भारी और दबा हुआ महसूस कर रहा था। हिबिकी बताता है कि ये सब उस कर्ज की वजह से था और क्लॉड ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके कर्ज की जानकारी तो अप्रेजर स्किल वाले भी नहीं देख सकते। हिबिकी उसे बताता है कि वो हीरो है और लिलियन फ्यूचर में सेज बनेगी, जिससे क्लॉड पूरी तरह बैफल्ड हो जाता है कि हिबिकी को ये सब कैसे पता है। तब हिबिकी बताता है कि गॉड ने उसे एक्सपर्ट आई स्किल दी है। ये सुनकर क्लॉड शॉक में कांप उठता है, क्योंकि वो जानता है ये स्किल कितनी पावरफुल है। फिर हिबिकी क्लॉड पर लगे कर्ज को हटाने के लिए रिलीफ मेजर एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक क्लॉड हेवी चेंस में जकड़ जाता है और ऊपर से एक जायंट सिजर्स नीचे गिरती है। पहले तो लगता है जैसे क्लॉड को स्टैब कर दिया गया हो, जिससे हिबिकी और लिलियन दोनों डर जाते हैं, लेकिन असल में सिजर्स उन चेंस में से एक को काट देती है जो उसे दबाए हुए थी। क्लॉड खुद को चेक करता है और समझता है कि उसकी पूरी स्ट्रेंथ अभी वापस नहीं आई, लेकिन उसका अच्छा हिस्सा लौटना शुरू हो गया है। वो रिस्पेक्टफुली हिबिकी के सामने सिर झुकाकर पहले के रूड बिहेवियर के लिए अप्लोज करता है और फिर कहता है कि वो उसके साथ सेरेमनी ऑफ एलिजियंस परफॉर्म करना चाहता है। हिबिकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सेरेमनी ऑफ एलिजियंस क्या है। तब क्लॉड उसे समझाता है कि ये एक सेक्रेड रिचुअल है, जिसमें वो अपनी सोल पूरी तरह हिबिकी को डेडिकेट करता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी सोप्पो बोलती है कि हिबिकी को सेरेमनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों पार्टीज को अपने प्रोमिसेज निभाने के लिए बाइंड कर देते हैं। यानी अगर हिबिकी और क्लॉड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों को अपनी बात पूरी करनी होगी। हिबिकी थोड़ा सोचता है और मान जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शुरू होता है। क्लॉड अपनी फुल एलिजियंस प्लेज करता है, हिबिकी उसे एक्सेप्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसी समय दोनों की रिस्ट पर एक मार्क उभर आता है जो क्रेस्ट ऑफ द लाइट स्पिरिट्स निकलता है, जो उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट का सिंबल बन जाता है। लिलियन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एमेलिया, आइवर और स्टेलिया अपनी जर्नी जारी रखते हैं और कुछ देर बाद एमेलिया रेस्ट के लिए हॉट स्प्रिंग जाने का आइडिया देती है। स्टेलिया पहले तो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तुरंत रियलाइज करती है कि वहां आइवर के साथ बात करना पड़ेगा और वो नहीं चाहती कि आइवर एमेलिया के और क्लोज हो। इसलिए वो एमेलिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमेलिया मानती नहीं और हॉट स्प्रिंग जाने का फैसला करती है, जिससे स्टेलिया हार मान लेती है। इधर हिबिकी क्लॉड और लिलियन को बताता है कि परफेक्ट हील यूज करने के लिए उसे दूसरों की एमपी ड्रॉ करनी पड़ती है। दोनों सिचुएशन समझ जाते हैं और फिर तीनों मिलकर शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट करते हैं, जिससे हिबिकी की टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट स्किल डेवलप हो जाती है। क्लॉड नोटिस करता है कि हिबिकी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा है। पूछने पर हिबिकी बताता है कि ये एक वॉइस है जो उसे गाइड करती है। ये सुनते ही क्लॉड शॉक हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल स्किल है जो सीधे गॉड देता है। क्लॉड समझ जाता है कि हिबिकी किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है और हिबिकी हैरान होता है कि क्लॉड को अदर वर्ल्ड्स के बारे में पहले से पता है। हिबिकी पूछता है कि क्या उसे इससे प्रॉब्लम है, लेकिन क्लॉड कहता है कि इससे उसकी लॉयल्टी बिल्कुल नहीं बदलेगी। फिर वो आगे बढ़ते हैं और क्लॉड बताता है कि हिबिकी जिस गॉड से जुड़ा है वो शायद चीफ गॉड है। इस दुनिया में करीब 11 गॉड्स हैं और चीफ गॉड सबसे पहला माना जाता है। ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स वही देता है और क्लॉड मानता है कि चीफ गॉड ने खास तौर पर हिबिकी में इंटरेस्ट लिया है। लेकिन हिबिकी को यकीन ही नहीं होता कि अगर चीफ गॉड किस पर ध्यान देता तो वो क्लॉड और लिलियन होते, वो नहीं। फिर भी वो सोचता है कि चीफ गॉड ने लिलियन को रेजिंग सैंक्चुअरी जैसा हार्श स्किल क्यों दिया, क्योंकि ये तो किसी पर भारी बोझ डालने जैसा लगता है। क्लॉड और लिलियन दोनों ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना होता,
तो हिबिकी समझाता है कि ये ऐसा स्किल है जो उसके अंदर ओवरवेलमिंग पावर भर देता है और वो उसे सह नहीं पाती। ये सुनते ही लिलियन शॉक में चली जाती है और हिबिकी को तुरंत रिग्रेट होता है कि उसने ये बात बताई है क्यों। तभी क्लॉड बोलता है कि उसे नहीं लगता ये चीफ गॉड ने दिया होगा, बल्कि शायद गॉड ऑफ मैजिक ने दिया होगा, क्योंकि मैजिक से जुड़ी चीजें उसी के कंट्रोल में आती हैं। अचानक चीफ गॉड थोड़ा नर्वस हो जाता है और गॉड ऑफ मैजिक खुद सामने आकर सीधे हिबिकी से बात करती है। वो बताती है कि लिलियन सच में रेजिंग सैंक्चुअरी की वजह से सफर कर रही है, लेकिन स्किल मिल जाए तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। वो ये भी बताती है कि हिबिकी के पास उसका ग्रिमोयर स्किल है, जिसकी मदद से वो लिलियन की एमपी और ओवरऑल मैजिक पावर एडजस्ट कर सकता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही वो साफ कर देती है कि वो हर बार उसकी मदद के लिए नहीं आएगी। हिबिकी समझ जाता है कि ग्रिमोयर एक्टिवेट करते ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खुद काम संभाल लेगा, तो अब सब ठीक रहेगा। वो ये गुड न्यूज क्लॉड और लिलियन को बताता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी सोप्पो बताती है कि हिबिकी की एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल टेम्पररीली आउट ऑफ सर्विस हैं, इसलिए अब वो सिर्फ पहले से कलेक्टेड इन्फो से ही मदद कर सकती है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को ध्यान से देखती रहती है और उसे लगता है कि उसने उससे कहीं पहले देखा है। इसके बाद हिबिकी ग्रिमोयर स्किल यूज करता है और अचानक एक एडोरेबल छोटी कैट समन होती है जो बताती है कि वो लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाने आई है और अपना नाम वीन बताती है। लेकिन लिलियन उसकी क्यूटनेस देखकर तुरंत उसे प्यार से पेट करने लगती है। हिबिकी वीन से पूछता है तो वो बताती है कि वही ग्रिमोयर है और गॉड ऑफ मैजिक द्वारा बनाई गई एक पावरफुल सेक्रेट बीस्ट भी है। ये सुनकर हिबिकी रिलैक्स हो जाता है और उसके सिर पर जेंटली पैट कर देता है। लेकिन ये देखकर क्लॉड जेलस हो जाता है और तुरंत बोल पड़ता है कि हिबिकी ने उसे अभी तक एक भी पैट नहीं दिया है। दूसरी तरफ एमालिया आइवर और स्टेसिलिया हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही होती हैं। तभी स्टेलिया अचानक एमालिया के चेस्ट के साइज को देखकर पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। एमालिया फिर स्टेलिया से पूछती है कि उसके पिता ने उसे किस इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा है, लेकिन स्टेलिया कहती है कि अभी उसे खुद भी डिटेल्स नहीं पता। इसके बाद एमालिया आइवर से पूछती है कि क्या वो उसकी बैक रिंस करने में मदद करेगी, लेकिन आइवर सीधे मना कर देती है, जिसे सुनकर एमालिया हल्का सा हंसती है और समझ जाती है कि दोनों अभी दोस्त नहीं बनी हैं। स्टेलिया फिर बोलती है कि एमालिया आइवर के साथ बहुत जल्दी क्लोज होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिर्फ एक दूसरे की बैक वॉश करना किसी को दोस्त नहीं बना देता। आइवर ये सब सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की स्मर्क आ जाती है। फिर वो खड़ी होती है और एमालिया से कहती है कि वो उसकी बैक रिंस कर देगी, जिससे एमालिया चौंक जाती है। लेकिन आइवर कैजुअली बोलती है कि फ्रेंड्स ऐसा ही करते हैं। अगले दिन हिबिकी क्लॉड को लेकर वेपन्स खरीदने निकलता है और वहां जाकर क्लॉड एक स्पीयर चुन लेता है। ये देखकर हिबिकी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही था कि हीरोज तो यूजुअली स्वॉर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन क्लॉड आराम से समझाता है कि उसके बॉडी टाइप और फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से स्पीयर उसके लिए ज्यादा इजी है। वो अपने आर्मर के बारे में भी बताता है कि वो डायरेक्ट हिट लेने के बजाय अटैक्स को अवॉइड करने पर फोकस करता है, इसलिए बस बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट सेफ हों वही काफी है। वो ये भी बोलता है कि ज्यादा हेवी आर्मर पहनने से उसे बहुत गर्मी लगती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर लिलियन भी अपने लिए कुछ नए कपड़े चुन लेती है। जब मर्चेंट उन्हें टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स बताता है तो हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन क्लॉड के लिए ये बस छोटी सी बात होती है। वो बिना सोचे पैसे दे देता है। ये देखकर लिलियन को थोड़ा गिल्ट फील होने लगता है कि उसने इतने महंगे कपड़े क्यों लिए। हिबिकी ये नोटिस कर लेता है और उसे समझाता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सेफ्टी पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिबिकी लिलियन से कहता है कि वो अपने लिए एक स्टाफ भी चुन ले। उसे पता है कि उसके पास पैसे कम हो रहे हैं, फिर भी वो उसे एनकरेज करता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लिलियन की स्माइल देखना ही उसके लिए से सब कुछ वर्थ बना देता है। तभी वीन को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो वो हिबिकी से अपने लिए भी कुछ लेने को बोलती है। हिबिकी मान जाता है और उसके लिए एक क्यूट सा कॉलर खरीद देता है, भले ही इससे वो और ज्यादा डेट में चला जाता है। शॉपिंग खत्म करने के बाद सब लोग एक खुले मैदान में जाते हैं। वहां वीन कहती है कि वो उन्हें मैजिक की बेसिक ट्रेनिंग देगी। उसका मानना है कि क्लॉड तो ऑलरेडी हीरो है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हिबिकी और लिलियन में वो बेसिक क्वालिटीज नहीं है जो हीरोज में होती हैं, इसलिए वो हिबिकी से कहती है कि वो अपने ग्रिमोयर पर डिपेंड करे।
हिबिकी को समझ नहीं आता कि ग्रिमोयर क्या होता है, तो वो पूछता है। तभी सापो समझाता है कि ग्रिमोयर एक स्पेशल टेक्निकल स्किल होती है जिसकी रैरिटी रैंक ए होती है और ये यूजर को उस दुनिया के मैजिक सिस्टम से जुड़ी अलग अलग नॉलेज और एबिलिटीज देती है। ये सुनकर हिबिकी इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा, लेकिन वीन तुरंत उसका एक्साइटमेंट ठंडा कर देती है और कहती है कि वो बस सिंपल हाउस होल्ड मैजिक ही यूज कर पाएगा। फिर भी ट्रेनिंग शुरू होती है और वीन सजेस्ट करती है कि पहले लिलियन को अपनी मैजिक कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो हिबिकी को समझाती है कि इसके लिए उसे लिलियन की मैजिक आउटपुट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा। हिबिकी पूछता है कि ये कैसे होगा, तो वीन बिना कुछ बोले उसका हाथ काट लेती है और कहती है कि बस इतना काफी है। इसके बाद वो लिलियन के पास जाकर पूरा प्लान डिटेल में समझाती है। वो कहती है कि पहले लिलियन की मैजिक पावर को 10% तक रिड्यूस किया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाएगा ताकि वो बैलेंस खोए बिना अपनी पावर कंट्रोल करना सीख सके। इसके बाद वीन हिबिकी की तरफ मुड़कर कहती है कि उसे मैजिक सर्कुलेशन सीखनी होगी। वो समझाती है कि सही तरीके से मैजिक यूज करने के लिए इंसान को अपनी मैजिक पावर के फ्लो को परफेक्टली कंट्रोल करना आना चाहिए। वो एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करती है जिसे मैजिक पावर सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दो लोग हाथ पकड़कर अपनी मैजिक एसेंस एक दूसरे में पास करते हैं और गोल होता है उस फ्लो को स्टेबल रखना बिना कंट्रोल खोए। ये सब सुनने के बाद भी हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता। ये देखकर वीन क्लियरली इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अब वो सीधे प्रैक्टिस से ही सीखेगा। वो क्लॉड से कहती है कि वो थोड़ा सा मैजिक हिबिकी में पास करे ताकि वो खुद एक्सपीरियंस कर सके। साथ ही वो क्लॉड को वार्निंग देती है कि सावधान रहे, क्योंकि हिबिकी की मैजिक रेजिस्टेंस वीक है और वो आसानी से ओवरवेल्म हो सकता है। क्लॉड सिर हिलाकर एग्री करता है और धीरे धीरे अपना मैजिक हिबिकी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैजिक फ्लो शुरू होता है, तुरंत ही सेंसेशन बहुत इंटेंस हो जाता है। कुछ ही सेकंड में हिबिकी खुद को एक अजीब खाली जगह में पाता है। वो खाली स्पेस धीरे धीरे बदलकर एक जंगल बन जाता है। ऊपर चमकता हुआ तारों भरा आसमान। हिबिकी चारों तरफ देखता है, फिर पास के पानी की तरफ मुड़ता है। वहां उसे एक एल्फ लड़की दिखाई देती है। वो उसकी तरफ देखती है और उसे क्लॉड कहकर बुलाती है। उसी पल हिबिकी को समझ आता है कि वो समहाउ क्लॉड की आइडेंटिटी और अपीयरेंस ले चुका है। वो खुद कैल्म रखने की कोशिश करता है, नॉर्मल बिहेव करता है और जाकर उसके पास बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, उसे क्लॉड की मेमोरीज एक्सेस होने लगती हैं। उन यादों से उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम अनास्तासिया है। क्लॉड उसे बचपन से जानता था और दोनों ने अपना ज्यादातर समय साथ में बिताया था। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और क्लॉड को लगता था कि ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अचानक मेमोरी बदल जाती है। एक वॉर शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उन्हीं में अनास्तासिया भी होती है। ये मोमेंट क्लॉड के लिए कितना पेनफुल और ट्रॉमेटिक था, ये साफ दिखता है। अचानक हिबिकी झटके से वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो अभी भी क्लॉड है। क्लॉड तुरंत उससे बात करता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। उसे याद दिलाता है कि वो असल में कौन है। थोड़ी देर बाद हिबिकी धीरे धीरे अपने होश में आता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर वो खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने खुद को क्लॉड क्यों समझ लिया था। तभी वीन समझाती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैजिक फ्लो के दौरान वो क्लॉड की कॉन्शनेस में बहुत गहराई तक चला गया था। क्लॉड तुरंत हिबिकी से माफी मांगता है कि उसने अपने मैजिक को ज्यादा पास कर दिया, लेकिन वीन तुरंत उसे डांट देती है। उसे याद दिलाती है कि उसने साफ कहा था सिर्फ थोड़ा सा मैजिक यूज करने के लिए और केयरफुल रहने को। उस शाम हिबिकी अपने कमरे का फर्श पोंछ रहा होता है, जो कि उसके हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाउस होल्ड मैजिक वो मैजिक होती है जो रोजमर्रा के कामों में मदद करती है, लेकिन इसे सीखने के लिए स्पिरिट की मदद चाहिए होती है। जब कोई इंसान नॉर्मल काम करते है, मैजिकल एनर्जी रिलीज करता है, तो धीरे धीरे स्पिरिट्स उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उस इंसान को हाउस होल्ड मैजिक सही तरीके से यूज करना सिखाते हैं। हिबिकी काफी समय से ये सब कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस वजह से वो सोचने लगता है कि ये मेथड सच में काम कर भी रहा है या वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर भी वो रुकता नहीं, उम्मीद करता है कि कुछ तो होगा। थोड़ी देर बाद क्लॉड और लिलियन उसके कमरे में आते हैं। जैसे ही क्लॉड अंदर आता है, वो गलती से हिबिकी की मॉप वाली बाल्टी को गिरा देता है और सारा पानी फर्श पर फैल जाता है। क्लॉड तुरंत माफी मांगता है और साफ करने लगता है, लेकिन हिबिकी उसे रोक देता है और कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मजाक में कह देता है कि क्लॉड जब क्लमसी होता है तो क्यूट लगता है, और ये सुनकर क्लॉड शर्मिंदा हो जाता है।
समय के साथ लिलियन अपनी मैजिक कंट्रोल करने में बेटर होती जा रही होती है। ये देखकर क्लॉड सजेस्ट करता है कि हिबिकी को भी सिर्फ चोर्स करने के बजाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ट्राई करनी चाहिए, लेकिन हिबिकी तुरंत बोल देता है कि उसे तो स्वॉर्ड यूज करना भी नहीं आता। क्लॉड उससे बोलता है कि टेंशन मत ले और स्वॉर्ड की जगह उसे एक बो और एरो दे देता है ट्राई करने के लिए। हिबिकी बार बार टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका एम बुरी तरह मिस हो जाता है। जितनी बार भी वो ट्राई करता है, हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जिससे साफ दिखता है कि उसे अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। उधर फॉरेस्ट में एमेलिया बाकी लोगों के साथ ट्रैवल कर रही होती है और सोच रही होती है कि हिबिकी कैसा कर रहा होगा। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक क्रॉसरोड पर पहुंचते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन एमेलिया सजेस्ट करती है कि उसे अवॉइड करना चाहिए। वो बताती है कि आगे एक टूटा हुआ फोर्ट्रेस है और रूमर्स के हिसाब से वहां भटकती हुई सोल्स लोगों के साथ ट्रिक्स खेलती हैं। ये सुनकर आइवल डरने के बजाय एक्साइटेड हो जाती है। वो तुरंत इंटरेस्ट दिखाती है और शॉर्टकट की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे ये कोई डेंजरस जगह नहीं बल्कि फन एडवेंचर हो। एमेलिया आइवल को अपनी दोस्त बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। इसी वजह से सब लोग आइवल के पीछे पीछे शॉर्टकट की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन स्टालिया को पहले से ही फील हो जाता है कि ये डिसीजन आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और शायद कुछ भी अच्छा एंड नहीं होगा। इधर लिलियन हिबिकी की मदद करती है खाना बनाने में। जब खाना तैयार हो जाता है, सब लोग साथ बैठकर खाने लगते हैं, लेकिन खाना पूरी तरह से खराब निकलता है। लिटरली खाया ही नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लॉड केयरलेस हो गया था और उसने मशरूम्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स को ठीक से क्लीन नहीं किया था। इससे सबको समझ आ जाता है कि क्लॉड कॉम्बैट के बाहर ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लॉड तुरंत खुद को डिफेंड करता है और कहता है बाकी चीजों में उसकी स्किल कम होने की वजह उस पर लगी कर्स है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है किसने उसे कर्स किया। क्लॉड जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। जब हिबिकी नदी के पास बर्तन धो रहा होता है, तभी सापो उसे बताती है कि उसने एक नई स्किल अनलॉक की है जिसका नाम बबल वॉश है, जो हाउस होल्ड मैजिक का हिस्सा है। फिर सापो उसे अपना वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है। जैसे ही हिबिकी मैप देखता है, उसे पता चलता है कि एक तेज रफ्तार बोर टाइप मॉन्स्टर सीधा उनकी तरफ आ रहा है। मॉन्स्टर पास आते ही क्लॉड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है। वो अपने स्पीयर और प्रिसीजन स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है और बहुत आसानी से उस बोर को खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद क्लॉड बताता है कि खून की स्मेल और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए बॉडी को तुरंत हैंडल करना होगा। लेकिन लिलियन इस मौके को यूज करती है अपनी वाटर मैजिक दिखाने के लिए। वो अपनी ऑर्डर आइसोलेशन स्किल एक्टिवेट करती है और बोअर के सारे खून को साफ कर देती है, उसे पूरी तरह क्लीन बना देती है। इसके बाद क्लॉड कहता है कि अब वो उन्हें सिखाएगा कि मॉन्स्टर को प्रॉपरली बुचर कैसे किया जाता है। उधर एमेलिया और बाकी लोग जब उस रूइंड फोर्ट्रेस पर पहुंचते हैं, तो आइवर अपने मैजिक मिरर से एरिया को ऑब्जर्व करती है। उसे पता चलता है कि वहां बहुत सारी रेस्टलेस सोल्स मौजूद हैं। तभी एमेलिया अचानक एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत बड़ा ट्रेजर मिल गया है। लेकिन जब आइवर चेक करती है, तो उसे समझ आता है कि वो ट्रेजर असली नहीं है। वो एक्चुअली एक मैजिकल गैस है जो लोगों को उनके डीपेस्ट डिजायर्स के इल्यूशंस दिखाता है। इसी वजह से एमेलिया और स्टेलिया दोनों एक ड्रीम जैसी हालत में फंस जाते हैं। फिर आइवर अपनी मैजिक यूज करके सिचुएशन को हैंडल करती है। हिबिकी और बाकी लोग बोअर को बुचर करने के बाद सब लोग गंदे हो चुके होते हैं, खून से भरे हुए। हिबिकी डिसाइड करता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपनी नई बबल वॉश स्किल टेस्ट करने का। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, हाई प्रेशर में सोप बबल्स निकलते हैं और सीधे क्लॉड पर लगते हैं। बबल्स खत्म होने के बाद क्लॉड पूरी तरह साफ हो जाता है, पहले से भी ज्यादा क्लीन। वो ये भी नोटिस करता है कि बबल वॉश ने उसके बॉडी को रिफ्रेश कर दिया है और उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। अगले दिन हिबिकी और उसकी टीम बैठकर अपनी सिचुएशन पर बात करते हैं और जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं। तो हिबिकी कहता है कि अब टाइम आ गया है कि वो लोग गिल्ड से जॉब्स लेना शुरू करें ताकि थोड़ी इनकम आ सके। सब लोग तुरंत इस बात से एग्री कर जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी क्लॉड उन्हें थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता है। वो कहता है कि हाल की मैजिक ट्रेनिंग से हिबिकी और लिलियन जरूर स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जॉब शुरू करनी है तो शुरुआत लो रिस्क कामों से करनी चाहिए।
यानी एफ रैंक क्वेस्ट से। इसके बाद वो सब एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं और जूल के साथ अपनी पार्टी रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अवेलेबल क्वेस्ट्स देखने लगते हैं। हिबिकी थोड़ा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि क्लॉड एक साथ कई क्वेस्ट सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन क्लॉड समझाता है कि लो रैंक जॉब्स में पैसे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए एक साथ मल्टीपल क्वेस्ट्स कंप्लीट करना ज्यादा स्मार्ट रहता है। तभी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेस्ट्स के बारे में भी बताया जाता है, जिनमें से एक कैप्चर मिशन होता है। लेकिन क्लॉड तुरंत बोल देता है कि उसका रैंक अभी उनके लेवल से काफी ऊपर है, इसलिए उसे अटेम्प्ट करना सही नहीं होगा। मीट्रे बताती है कि इस मिशन के बारे में उनके पास बस एक क्लू है, एक टेल, और इसी वजह से उसकी डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके लिए इतना हाई प्रायोरिटी कैप्चर रिक्वेस्ट निकला है। मीट्रे समझाती है कि टारगेट एक बैंडिट है जो अक्सर अमीर लोगों को लूटता है। हिबिकी को ये इतना सीरियस नहीं लगता और वो सोचता है कि वैसे भी ये मिशन उनके हिस्से में नहीं आएगा। कुछ ही देर बाद हिबिकी अपना पहला क्वेस्ट शुरू करता है, जिसमें उसे एक रैबिट पकड़ना होता है। करीब 20 मीटर दूर उसे एक रैबिट दिखता है और वो कॉन्फिडेंटली अपना बो और एरो निकालता है। सोचता है कि ये तो इजी होगा, लेकिन उसकी एम इतनी खराब निकलती है कि उसे कई बार कोशिश करनी पड़ती है। तब जाकर वो फाइनली रैबिट को मार पाता है। क्लॉड उसे समझाता है कि आइडियली टारगेट को एक ही शॉट में गिरा देना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिबिकी ने आखिर में काम पूरा कर लिया, इसलिए वो इसे एक्सेप्टेबल मान लेता है। तभी लिलियन और वीन भी फॉरेस्ट से अपना हर्ब गैदरिंग टास्क खत्म करके वापस आ जाते हैं। हिबिकी उनकी बास्केट में एक अजीब सा फ्रूट देखता है और उसके बारे में पूछता है, तो लिलियन बताती है कि उसे मेचा काचा का फ्रूट कहते हैं, जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो आगे बताती है कि ये फ्रूट्स आमतौर पर मार्कर्स की तरह यूज होते हैं, ताकि अगर कोई पहाड़ों में रास्ता भटक जाए तो इन्हें देखकर वापस रास्ता ढूंढ सके। और एग्जाम्पल देने के लिए वो एक फ्रूट पास के पेड़ पर फेंकती है। इसके बाद सब लोग थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के दौरान हिबिकी का माइंड भटकने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में शायद समर वेकेशन शुरू होने से ठीक पहले आया था। उसे अपने पुराने वर्ल्ड के दोस्तों की याद आने लगती है। वो सोचने लगता है कि क्या वो कभी वापस अपनी ओरिजिनल दुनिया में जा पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ एमालिया की टीम में आइवर थोड़ा एंग्जाइज महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसे अभी तक कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला है। वो एक खास औरत की सोल ढूंढ रही है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है और अब वो खुद से सवाल करने लगती है कि वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। उसी समय एमालिया अभी भी आइवर को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती है, इसलिए वो उसे एक ट्रैवल अम्यूलेट देती है, जिसमें ऐसा मैजिक है कि अगर आइवर कभी डेंजर में हो तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। और एमालिया ये भी प्रॉमिस करती है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो उसकी मदद करने जरूर आएगी। आइवर मुस्कुराकर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि ये फ्रेंडशिप असली नहीं है, बस एक दिखावा है। अगले दिन टाउन में हिबिकी कहता है कि उन्होंने क्वेस्ट से अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा किसी टेस्टी खाने पर खर्च किया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही गिल्ड में क्वेस्ट आइटम जमा कर दिए थे। मीट्रे को यह बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि एक नॉर्मल एफ रैंक पार्टी इतना सब अचीव नहीं कर सकती। तभी हिबिकी की मुलाकात डिलियार्ड से होती है और डिलियार्ड तुरंत नोटिस करता है कि हिबिकी अभी भी काफी दुबला पतला है और उसमें मसल की कमी है, तो वो कहता है कि वो उसे ट्रेन करेगा ताकि वो स्ट्रांग बन सके। लेकिन क्लॉड तुरंत बीच में आ जाता है और डिफेंसिव हो जाता है। वो कहता है कि हिबिकी उसका स्टूडेंट है और डिलियार्ड को पीछे हटने को बोलता है, पर डिलियार्ड ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से पीछे हट जाए, और देखते ही देखते दोनों के बीच फुल फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों बराबरी के लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में क्लॉड पीछे पड़ने लगता है। तब हिबिकी अपना एस्प्रेजल स्किल यूज करता है और डिलियार्ड की असली ताकत देखकर शॉक्ड रह जाता है। आसपास के लोग ये डेंजरस फाइट देखकर डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन एक ब्लॉन्ड लड़की हुड पहनकर वहीं खड़ी रहकर सब ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी जूल वहां पहुंचती है और साफ दिख रहा होता है कि वो बहुत गुस्से में है। वो अपनी वाटर मैजिक से दोनों को जोर से दीवार पर पटक देती है और फाइट रोक देती है। उसी वक्त पास के एक डाइनर से एक औरत भागते हुए बाहर आती है और चिल्लाती है कि किसी थीफ ने उसका पर्स चुरा लिया है। ये सुनकर वीन तुरंत हिबिकी से पूछती है कि उसका बैग कहाँ है, और तभी हिबिकी को रियलाइज होता है कि उसका बैग गायब है, जिसमें उनका सारा पैसा था। ये बात उसे और लिलियन दोनों को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि अब वो टेस्टी खाना नहीं खा पाएंगे जो वो प्लान कर रहे थे। जूल को शक होता है कि ये वही बैंडिट हो सकता है जिसका जिक्र गिल्ड में हुआ था, हालांकि उनके पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
उन्हें बस इतना पता है कि वो बैंडिट अपनी टेल का इस्तेमाल करके चोरी करता है और ज्यादातर अमीर लोगों को टारगेट करता है। ये सुनकर वीन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है और करीब 1 घंटे बाद लिलियन एक आउटडोर कैफेटेरिया में बैठी होती है। सामने हिबिकी बैठा होता है जो एक लड़की के भेष में है और सरप्राइजिंगली वो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वीन फिर प्लान समझाती है कि वो लोग हिबिकी को बेट की तरह यूज करेंगे ताकि बैंडिट बाहर आए, और जैसे ही बैंडिट दिखेगा क्लॉड तुरंत उसे पकड़ लेगा। क्लॉड तो पहले से ही गुस्से में भरा हुआ होता है क्योंकि उसे अपने मास्टर के पैसे चोरी होने का बदला लेना है। प्लान का आखिरी हिस्सा यह होता है कि हिबिकी अपना वॉलेट टेबल पर छोड़ देगा, लेकिन हिबिकी को ऑनेस्टली ये प्लान थोड़ा बेवकूफी वाला लगता है क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस और आसानी से नोटिस होने वाला है। तभी वेट्रेस खाना सर्व करने आती है, लेकिन अचानक क्लॉड चिल्लाता है कि उसका वॉलेट गायब हो गया है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वही वेट्रेस थीफ थी। लेकिन वो लोग पहले से ऐसे सिचुएशन के लिए रेडी थे। उन्होंने मेचा काची का फ्रूट को इस तरह से रखा था कि वो साफ फुटप्रिंट्स छोड़ सके, और जैसे ही थीफ भागी उसके पीछे विजिबल ट्रैक्स बनते गए जिन्हें फॉलो करके हिबिकी और बाकी लोग एक अबैंडन्ड गली तक पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि ये किसी क्रिमिनल के छिपने के लिए परफेक्ट जगह है, इसलिए वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं और जल्दी ही एक अंडरग्राउंड डाइनर डिस्कवर करते हैं जो हिडन होने के बावजूद सरप्राइजिंगली काफी अच्छी तरह बना हुआ होता है, जिससे वो और ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। अंदर जाते ही एक आदमी हिबिकी को नोटिस करता है और उसे पसंद करके फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन हिबिकी पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ आया है। थोड़ी देर बाद क्लॉड एक हुड पहनी हुई लड़की को जाते हुए देखता है और हिबिकी से उसे अप्रोच करने को कहता है। जैसे ही वो लड़की गली में आती है, क्लॉड सामने से उसका रास्ता रोकता है और पीछे से हिबिकी और लिलियन उसे घेर लेते हैं, पूरी तरह सराउंड कर देते हैं। क्लॉड पहले बोलता है और उससे कहता है कि जो उसने चुराया है वो वापस दे दे, लेकिन लड़की बिल्कुल कैल्म रहकर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब हिबिकी आगे बढ़कर कहता है कि एक्टिंग बंद करो, उसने उसे अप्रोच कर लिया है और उसे पता है कि वही वो बैंडिट है जिसे सब ढूंढ रहे हैं, और उसका नाम फोना है। अपनी पोल खुलते एक फोना अपना क्लोक हटा देती है और मान लेती है कि वही बैंडिट है। वो ये भी बताती है कि उसे पता था कि उन्होंने उसे फेक पर्स से ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन असली पर्स तो वो पहले ही ले चुकी है। हिबिकी तुरंत चेक करता है और शॉक हो जाता है कि उसका असली वॉलेट सच में गायब है। तब उसे समझ आता है कि फोना ने जानबूझकर उन्हें यहां लाकर उनका असली पैसा चुरा लिया। इसके बाद फोना दीवार पर वार करती है जिससे लकड़ी के टुकड़े गिरकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और वो आराम से निकल जाती है। लेकिन आखिरी मोमेंट पर क्लॉड हिबी को धक्का देकर बचाता है और उसे फोना के पीछे जाने को कहता है। हिबिकी तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन एक हिडन ट्रैप में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। फोना पास आकर उसे गौर से देखती है और समझ जाती है कि वो असल में लड़का है। वो थोड़ा करीब आकर उसे क्यूट कहती है और बोलती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। उसे उसके लिए कुछ आइटम्स अप्रेस करने होंगे। उसे जानना है कि उसने जो चीजें चुराई हैं उनमें कौन सी असली हैं और कौन सी फेक। इसलिए वो दोनों वापस अंडरग्राउंड डाइनर में जाते हैं, जहां हिबिकी एक एक आइटम ध्यान से चेक करके असली और नकली अलग करने लगता है। लेकिन शुरुआत में फोना ज्यादा इंप्रेस नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि ये तो कोई भी एवरेज अप्रेजर कर सकता है। लेकिन जैसे ही हिबिकी उसके पहने हुए आर्म बैंड को अप्रेच करता है और उसमें से एक हिडन मैसेज पढ़कर सुनाता है, फोना की रिएक्शन तुरंत बदल जाती है। फोना ये सुनकर तुरंत शॉक हो जाती है और बताती है कि ये आर्म बैंड उसे उसकी सिस्टर ने मरने से पहले दिया था, लेकिन वो कभी इसमें लिखा हुआ पढ़ नहीं पाई, जबकि वो हमेशा से जानना चाहती थी कि इसमें क्या लिखा है। उसने कई अप्रेजर्स से भी मदद ली थी, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। और जब हिबिकी कुछ ही सेकंड्स में आराम से इसे पढ़ देता है तो वो सच में इंप्रेस हो जाती है। फिर वो हिबिकी से पूछती है कि वो कहां से आया है, और हिबिकी जवाब देता है कि वो बहुत दूर की जगह से आया है। ये सुनकर फोना उसे सलाह देती है कि वो उसकी तरह ना बन जाए और जब तक मौका है तब तक अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो शायद वो कभी लौट ही न पाए, क्योंकि हिबिकी ने अपनी साइड का प्रॉमिस पूरा कर दिया होता है। फोना उसका वॉलेट वापस कर देती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसके अप्रेजल्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। जाने से पहले वो अचानक उसके करीब आती है और उसके गाल पर एक किस देकर बाय बोलती है और चली जाती है, जिससे हिबिकी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसी शाम हिबिकी खड़ा होता है और तान्या उसके गाल से लिपस्टिक साफ कर रही होती है।
और जब डिलियार्ड को ये सब पता चलता है तो वो मजाक में कहता है कि ये हिबिकी के आदमी बनने की पहली स्टेप है। फिर बात बदलते हुए डिलियार्ड उसे बताता है कि कैपिटल के एडवेंचर्स गिल्ड से खबर आई है कि एक यंग और एनर्जेटिक पार्टी है जो बहुत ही तेज स्पीड से लेवल अप कर रही है। वो इतने स्किल्ड हैं कि खुद किंग ने उन्हें अनडेड को हराने का काम दिया है और वो खुद को कॉर्प्स किलर्स कहते हैं। डिलियार्ड आगे बताता है कि ये ग्रुप ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब फ्यूचर में वो उनके देश से भी गुजर सकते हैं। उस रात हिबिकी अपने बेड पर बैठकर सोचता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और उसके अंदर एक स्ट्रांग इच्छा जागती है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर इसे एक्सप्लोर करे। वो ये भी कहता है कि वो हर तरह के लोगों से मिलना चाहता है, खासकर किसी बहुत नॉलेजेबल इंसान से। क्लॉड बताता है कि ऐसे इंसान को सेज कहते हैं और अभी भी 3 दुनियाओं के सेजेस एक्टिव हैं जो 500 साल से रूल कर रहे हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि हिबिकी उनसे क्यों मिलना चाहता है। तब हिबिकी सच बताता है कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का तरीका ढूंढना चाहता है। ये सुनकर क्लॉड और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि एक दिन हिबिकी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। हिबिकी उनके चेहरे देखकर समझ जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसका वो मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खुद सोचता है, उसे एहसास होता है कि सच में अगर वो वापस गया तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर भी क्लॉड उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो उस दिन तक उसकी प्रोटेक्शन करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एमालिया अपने ग्रुप के साथ जंगल में ट्रैवल कर रही होती है और स्पिरिट से अपनी बातचीत की कहानियां सुनाती है। वो ये भी बताती है कि एक बार ऐसा हुआ था जब किसी स्पिरिट ने पहले उससे बात की थी। ये सुनकर आइवर इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है कि ये कहाँ हुआ था। एमालिया बताती है कि वो रोवेल के जंगल में हुआ था। ये सुनते ही आइवर अचानक एक बहाना बनाती है और कहती है कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए यहीं से उन्हें अलग होना पड़ेगा और वो मुड़कर चली जाती है, जिससे एमालिया पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। जाते जाते आइवर सोचती है कि अगर एमालिया ने जो आवाज सुनी थी वो स्पिरिट नहीं थी, तो वो शायद उसी औरत की सोल है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही है। लेकिन फिर भी रोवेल वापस जाने का ख्याल उसे फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद आइवर का मैजिक मिरर उसे बता देता है कि वो ऑफिशियली रोवेल पहुंच चुकी है। ये सुनते ही वो तुरंत उन लोगों की लिस्ट याद करने लगती है जिनसे उसे अभी भी डील करना है। उसके लिस्ट में अगला नाम क्लॉड का है, और क्योंकि उसे याद है कि पहले क्लॉड अपने लिम्स खो चुका था, वो सोचती है कि उसे हैंडल करना तो इजी ही होगा। उधर दूसरी तरफ हिबिकी अपने क्रू के साथ एक डाइनर में बैठा होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी क्लॉड हिबिकी को बताता है कि अगर वो सच में सेजेस से मिलना चाहता है तो उन्हें टेराडिनास नाम के शहर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। हिबिकी ने पहले कभी टेराडिनास का नाम नहीं सुना होता, तो वो तुरंत पूछता है कि ये जगह है कहाँ। तभी अचानक वीन सामने आकर बताती है कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें पहले डंजन क्रॉस करना पड़ेगा, और वो ये भी ऐड करती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट से जाना यूजुअली फास्टेस्ट रूट माना जाता है। अब हिबिकी को ये भी नहीं पता कि डंजन होता क्या है, तो क्लॉड समझाता है कि डंजन एक बेहद डेंजरस जगह होती है जहां हर तरह के मॉन्स्टर्स और डेडली थ्रेट्स भरे होते हैं, और अगर उन्हें इसे सक्सेसफुली क्लियर करना है तो पहले उन्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर हिबिकी बस आंखें घुमा देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब है उसके लिए बहुत सारा टफ वर्क इंतजार कर रहा है। तभी लिलियन अपना खाना खत्म करके अचानक खड़ी होती है, सबको पोलाइटली थैंक्स बोलती है और बिना कुछ और कहे क्वाइटली वहां से चली जाती है। डिलियार्ड ये नोटिस करता है और हिबिकी के पास आकर पूछता है कि ये अजीब सा मोमेंट क्या था। तब हिबिकी बताता है कि उसका और लिलियन का हाल ही में थोड़ा रफ पैच चल रहा है। ये सुनते ही डिलियार्ड का तुरंत सॉल्यूशन होता है कि सबको बाहर ले जाकर ट्रेनिंग शुरू करवाई जाए। हिबिकी और वीन तो ऑलरेडी घर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन क्लॉड उन्हें समझाता है कि अगर वो नॉर्दर्न डंजन से जाने वाले हैं तो ट्रेनिंग करना एक्चुअली बहुत स्मार्ट और जरूरी आइडिया है। हालांकि क्लॉड इस बात पर डिलियार्ड से एग्री करता है, फिर भी साफ दिखता है कि दोनों के बीच पर्सनल डिफरेंसेस हैं और वो पूरी तरह एक दूसरे से बनाकर नहीं रखते। थोड़ी ही देर में सब ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हिबिकी की एथलेटिक एबिलिटी इतनी खराब होती है कि देखना भी मुश्किल हो जाता है। वो हर एक्सरसाइज में स्ट्रगल करता है और लगभग हर बार फेल हो जाता है। वहीं लिलियन ऊपर से ये देख रही होती है। वो देखती है कि हिबिकी कितनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक दिन अपने वर्ल्ड में वापस जा सके, और ये सोचकर ही उसका दिल उदास हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद तान्या वहां आती है और उसे कंफर्ट करती है। शाम होते होते हिबिकी में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखने लगता है। आर्चरी प्रैक्टिस के दौरान वो पहली बार टारगेट के काफी करीब पहुंच जाता है।
लेकिन सेशन के एंड तक वो पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाता है। क्लॉड सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद हिबिकी जरूर स्ट्रॉन्गर हुआ होगा, लेकिन जब हिबिकी अपने स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखकर क्लॉड और डिलियार्ड के बीच तुरंत बहस शुरू हो जाती है कि हिबिकी को स्ट्रांग बनाने का सही तरीका क्या है। क्लॉड मानता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग ही सॉल्यूशन है, जबकि डिलियार्ड कहता है कि रॉ एक्सपीरियंस और टफ फिजिकल कंडीशनिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। लेकिन इससे पहले कि बात और बढ़े, अचानक जूल कहीं से प्रकट होती है और अपनी आइस मैजिक से दोनों को वहीं फ्रीज कर देती है और पूरा सिचुएशन इंस्टेंटली शांत हो जाता है। जब पूरा केओस सेटल हो जाता है तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए और सब मिलकर एक गर्म हॉट स्प्रिंग में चिल करने लगते हैं। पानी में बैठे बैठे हिबिकी नोटिस करता है कि क्लॉड का चेहरा थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है, जैसे वो कहीं खोया हुआ हो। तो क्यूरियोसिटी में वो पूछ लेता है कि क्या हुआ। क्लॉड धीरे से बताता है कि उसे ऐसे पीसफुली रिलैक्स किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। ये सुनकर हिबिकी मौका लेकर उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है और क्या उसके होम टाउन में उसके कोई दोस्त थे। क्लॉड थोड़ा खुलता है और बताता है कि वो बिस्ट्रोनिया किंगडम की कैपिटल में रहता था, लेकिन वो शहर बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके सारे दोस्त भी उसी के साथ खो गए। फिर भी क्लॉड कहता है कि वो सब बहुत पुरानी बात है और अब उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। अभी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिबिकी के साथ रहना। उसी रात बाद में सब लोग कैंपफायर के आसपास बैठते हैं, जहां लिलियन नर्वस होकर हिबिकी से बात करती है और फाइनली अपने दिल की बात बोल देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि हिबिकी उसे छोड़कर जाए, लेकिन क्योंकि वो उसकी बहुत केयर करती है, वो ये भी चाहती है कि वो वही करे जो उसके लिए सही हो और अपने दिल की राह चुने। हिबिकी समझ जाता है कि उसके अपने वर्ल्ड में वापस जाने का ख्याल लिलियन को अंदर से हर्ट कर रहा है, तो वो उससे सॉरी बोलता है। लेकिन लिलियन तुरंत मना कर देती है और कहती है कि शायद वो ही सेल्फिश है जो उसे रोकना चाहती है। इसके बाद वो हिबिकी के पास जाकर उसे एक ड्रिंक देती है जो उसने स्पेशली उसके लिए बनाई होती है। हिबिकी जैसे ही उसे टेस्ट करता है, वो इंस्टेंटली सरप्राइज हो जाता है कि वो कितनी टेस्टी है और उसे एंजॉय करता देख लिलियन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमेलिया अपने फैमिली मैंशन वापस पहुंच चुकी होती है। नहाने के बाद मेड्स उसके लिए एक एलिगेंट ड्रेस लेकर आती हैं और बताती हैं कि उसके फादर आज रात एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं और उन्हें एक्सपेक्ट है कि वो भी आए। ये सुनते ही एमेलिया क्लियरली इरिटेट हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसके फादर ने उसे किसी और इम्पोर्टेंट रीजन से बुलाया होगा, ना कि सिर्फ पार्टी के लिए। उसी वक्त जंगल के अंदर आइवर आराम से एक ट्री स्टंप पर बैठी होती है और महसूस करती है कि हिबिकी और उसकी टीम फाइनली वहां पहुंच गए हैं। हिबिकी नोटिस करता है कि उनका आखिरी टारगेट सिर्फ सिल्वर रूबी वुल्फ बचा है, तो वो अपनी वर्ल्ड मैप स्किल यूज करके एरिया चेक करता है, लेकिन वहां कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। तभी अचानक क्लॉड को कुछ महसूस होता है और वो अपना स्पीयर आगे कर देता है, लेकिन सामने आइवर खड़ी होती है जो खुद को एक क्लमसी ई रैंक एडवेंचरर बताती है जो जंगल में खो गई है। हिबिकी देखता है कि वो बस एक लड़की है, तो वो तुरंत क्लॉड को वेपन नीचे करने को कहता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहता है कि जब उसका वर्ल्ड मैप कुछ दिखा ही नहीं रहा था तो ये यहां कैसे है। सेफ रहने के लिए वो उसे अप्रोच करने का फैसला करता है, लेकिन आइवर को पहले ही अंदाजा हो जाता है और वो अपनी सारी पावरफुल स्टैट्स छुपा लेती है। इसलिए हिबिकी को सिर्फ उसके लो लेवल स्टैट्स दिखते हैं और वो मान लेता है कि उसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है। फिर आइवर क्लॉड के आर्म को पकड़कर ऐसे बिहेव करती है जैसे वो इम्प्रेस्ड हो कि वो एक बीस्टमैन है, लेकिन असल में वो चुपके से उसके आर्म को इंस्पेक्ट कर रही होती है और ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका आर्म अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने पहले उसे काट दिया था। इस बात को से साइड में रखते हुए आइवर बताती है कि वो सिल्वर रूबी वुल्फ से भागते हुए यहां खो गई थी। हिबिकी तुरंत पूछता है कि वो कहां है, तो वो कहती है कि वो जंगल के और अंदर है। ये इन्फो देने के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुशी खुशी बाय बोलते हुए चली जाती है। हिबिकी और बाकी सब अभी भी उस अजीब एनकाउंटर से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हिबिकी फिर से अपना वर्ल्ड मैप चेक करता है तो अब उसमें सिल्वर रूबी वुल्फ की एग्जैक्ट लोकेशन दिखने लगती है और ज्यादा देर नहीं लगती कि वो सब मिलकर उस बीस्ट को कॉर्नर कर लेते हैं। लेकिन अटैक करने से पहले सापो हिबिकी को एडवाइस करती है कि वो एक बार फिर अपनी वर्ल्ड मैप स्किल यूज करे। जैसे ही हिबिकी ने फिर से अपनी वर्ल्ड मैप स्किल यूज की, वो शॉक हो गया ये देखकर कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे सिल्वर रूबी वुल्फ मौजूद थे। चारों तरफ नजर घुमाते ही सबको समझ आ गया कि वो एक बड़े पैक से घिर चुके हैं। एक पल के लिए हिबिकी पैनिक हो गया और उसका गार्ड डाउन हो गया,
और बस यही मौका एक वुल्फ को चाहिए था। वो पीछे से झपटा और सीधे उसके नेक पर वार कर दिया। कट पूरा डीप नहीं था, इसलिए वो अभी भी सांस ले पा रहा था, लेकिन खून बहुत तेजी से बह रहा था। ये देखकर क्लॉड और लिलियन दोनों डर के मारे वहीं फ्रीज हो गए। तभी पास में बैठी आइवर का सच सामने आता है। वो पूरे टाइम वुल्फ्स को कंट्रोल कर रही थी और वो उन्हें ऑर्डर देती है कि सबको खत्म कर दो, स्टार्टिंग क्लॉड से। क्लॉड तुरंत आगे बढ़कर वुल्फ्स को रोकने लगता है ताकि लिलियन हिबिकी के पास जा सके। लिलियन उसे हीलिंग पोशन देती है, लेकिन ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। तब वीन जल्दी से कहती है कि स्टेट मेंटेनेंस स्पेल यूज करो। जैसे ही लिलियन वो स्पेल कास्ट करती है, ब्लीडिंग स्लो हो जाती है और थोड़ी स्टेबल लगने लगती है। उधर क्लॉड समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, तो वो जल्दी से प्लान बनाता है। वो लिलियन से कहता है कि तुरंत हिबिकी को लेकर टाउन वापस जाओ और उसे डिलियार्ड के पास ले जाओ। उसे पूरा भरोसा होता है डिलियार्ड उसे बचा सकता है। लिलियन क्लॉड को छोड़कर जाने से डर रही होती है, लेकिन क्लॉड उसे जाने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो समहाउ हैंडल कर लेगा। आखिरकार ट्रस्ट करके लिलियन अपना अर्थ लायन गोलेम समन करती है और उसी पर हिबिकी को बैठाकर वहां से निकल जाती है। उनके जाते ही क्लॉड को कुछ अजीब लगता है। वुल्फ्स उनमें से किसी का पीछा नहीं करते। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। वुल्फ्स कभी ग्रुप के पीछे थे ही नहीं, उनका असली टारगेट सिर्फ वो खुद था। वहीं दूसरी तरफ लिलियन और हिबिकी को एक सिल्वर एमराल्ड वुल्फ चेस कर रहा होता है और वो लोग मजबूरी में एक केव में छिप जाते हैं। लिलियन तुरंत अर्थ वॉल टेक्निक से एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है ताकि वुल्फ्स अंदर न आ सके, लेकिन वुल्फ्स अपनी वाइन से उस बैरियर को तोड़ देते हैं। फिर भी लिलियन हार नहीं मानती और बार बार अपनी विंड मैजिक यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करती रहती है और हिबिकी को प्रोटेक्ट करती है। तभी हिबिकी को होश आता है। वो तुरंत अपनी मेडिकल बुक एक्टिवेट करता है और पता चलता है कि उसके नेक का वुंड सिर्फ कट नहीं है, बल्कि उसमें डेडली ब्लीडिंग पॉइजन भी फैल चुका है। वो तुरंत हाइपर क्योर टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सापो उसे बताती है कि अभी उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लो है, इसलिए उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार सापो कहती है कि अब हाइपर क्योर यूज किया जा सकता है और हिबिकी बिना डिले किए खुद को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। फिर हीलिंग पोशन पीकर अपनी कंडीशन रिस्टोर करता है। उसके तुरंत बाद वो समन सेक्रेट बीस्ट स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे केव के अंदर अचानक एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट होता है और जब धूल साफ होती है तो वीन अपनी ट्रू फॉर्म में खड़ी होती है, लाइटनिंग की सेक्रेट बीस्ट बनकर। उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल होती है कि माहौल भारी हो जाता है। वो वुल्फ्स को घूरकर ठंडे अंदाज में कहती है कि उसके मास्टर पर हमला करने की सजा 1000 मौत है, और अगले ही पल वो एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ती है जो एक ही अटैक में सारे वुल्फ्स को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये इंसेंट पावर देखकर हिबिकी को लगता है कि वीन इस फॉर्म में जाकर क्लॉड की भी मदद कर सकती है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वीन वापस अपनी छोटी किटन फॉर्म में आ जाती है और बताती है कि ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ थोड़े समय के लिए ही था और अब वो टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद हिबिकी सापो से पूछता है कि क्या वो सेक्रेट बिस्ट स्किल को फिर से एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन सापो साफ बता देती है कि इस स्किल को दोबारा यूज करने में अभी काफी समय लगेगा। तभी वीन एक और शॉकिंग बात बताती है। क्लॉड जिस बीस्ट से लड़ रहा है वो कोई साधारण वुल्फ नहीं, बल्कि सिल्वर डायमंड वुल्फ है, इतना पावरफुल कि अगर ये सब मिलकर भी लड़े तो भी जीतने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर भी हिबिकी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि वो क्लॉड को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेगा। तभी उसी पल सापो अचानक उसे बताती है कि उसे एक नया SS रैंक स्किल मिला है जिसका नाम है गॉड्स मेडिसिन स्टाफ, एक ऐसी एबिलिटी जो एक सर्टेन रेंज में सभी लिविंग बीइंग्स को हील कर सकती है। हिबिकी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत उसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट होती है, हिबिकी और लिलियन दोनों महसूस करते हैं कि उनके शरीर पूरी तरह रिकवर हो गए हैं, जैसे सारी थकान और इंजरीज एकदम गायब हो गई हों। उसी समय जमीन पर पड़ा एक छोटा सा सीड अचानक स्प्राउट होने लगता है। वो उनकी आंखों के सामने तेजी से ग्रो करता है और उससे एक वो निकलकर सामने आ जाता है। वीन उसे देखते ही शॉक में कांप उठती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्या है, लेकिन हिबिकी अभी भी कंफ्यूज होता है। तो वो तुरंत उसे अप्रेज करता है और पता चलता है कि उसका नाम गॉडली बो है। वो उसे टेस्ट करने के लिए एक एरो शूट करता है और एरो इतनी जोरदार स्पीड और पावर के साथ निकलता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। उसकी ताकत उसे अमालिया की स्पिरिट आर्चरी की याद दिलाती है। अब इस नई वेपन और पूरी तरह रिकवर हुई कंडीशन के साथ हिबिकी और उसकी टीम तैयार हो जाती है क्लॉड को बचाने और इस बैटल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऊपर हेवन में गॉड ऑफ मैजिक
चीफ गॉड से कंप्लेन कर रही होती है कि वो हिबिकी को इतने ओवरपावर्ड स्किल्स देना बंद करें, लेकिन चीफ गॉड बस उसे याद दिलाता है कि वही थी जिसने पहले हिबिकी को अपनी पावर दी थी। फिर वो ये भी कहता है कि हिबिकी इन पावर्स का सही यूज करेगा या उन्हें वेस्ट करेगा, ये पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है। और बस यहीं खत्म होती है एपिसोड। अगला पार्ट मिस मत करना।